गर्ग साहब को इस बात को मैं और आगे बढ़ाऊंगा कि क्या पार्टी में कोई समझाइश देने वाला नहीं है। देखिए, एक तो जो मोदी और अमित शाह जी का जो नेचर है, ये किसी को सुनने वाले भी नहीं। और अब लोगों ने इनको, जो पार्टी के थिंक टैंक के लोग थे, उन लोगों ने इन्हें छोड़ भी दिया इनके अपने हाल के ऊपर। ना तो ये किसी की सुनता है, ना कोई इन्हें समझाने वाले हैं। तो इसलिए अब भगवान राम का नाम भले ही ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी राम भरोसे ही चल रही है। उसमें उनको कोई एक ढंग से उनके नियोजन बनाने वाले, योजना बनाने वाले, इस प्रकार से कोई व्यक्ति नहीं है उसमें जी। मैं तो अभी भी पूछ कर आखिर ये बताइए कि अडानी के 20,000 करोड़ का जवाब, भाई भारतीय जनता पार्टी अडानी का प्रवक्ता क्यों बन गया? आपको अडानी जी से ऐसा क्या लगाव था? देश के हर बच्चे बच्चे का यह सवाल है। राहुल गांधी जी की भले सदस्यता तक आपने ले ली इस पूरे मामले के ऊपर लेके, लेकिन यह सवाल अब गांव गांव में छोटे छोटे लोग पूछने लगे कि क्या अडानी और मोदी जी वास्तव में एक ही है क्या? तो ये अब अगर ये परसेप्शन की स्थिति है तो सोच लीजिए कि बीजेपी की कैसी स्थिति है। बिल्कुल 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 सही बात है। और आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना होगा, और खासकर उन नेताओं को तो जरूर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीतकर 2019 में आए थे। और ऐसे बहुत सारे नेता हैं, अगर देखा जाए तो लंबी फेहरिस्त है। और क्या वो अगले चुनाव में जीत पाएंगे या उनका टिकट काट दिया जाएगा, ये भी है। बीजेपी ये भी बहुत करती है, फिर अगले किसी लोगों की बारी आएगी। और लेकिन क्या हमेशा कहा जाता है ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, तो क्या फिर से चढ़ाने की कोशिश की जाएगी? सवाल बहुत हैं। चर्चा को अब थोड़ा रैप अप में आते हैं जल्दी जल्दी। जो कहते हैं क्या, रैपिड फायर, रैपिड या कुछ ऐसे ही होता है ना रैपिड फायर कुछ। तो पहले अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आता हूं। अमलेंदु जी, आपका कोई कमेंट नहीं आया है अभी तक, और आपसे ही रैपिड फायर शुरू करते हैं। अमलेंदु जी, क्या लगता है, ये बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि ये सब कुछ होना नहीं है, ये पटना की रैली ऐसी टाइटाइफस और जैसा 2019 में हुआ था वैसा ही होगा, और हमारे मोदी जी तो हैं नैया पार लगाने के लिए, आरएसएस वाले कुछ भी लिखें, ऑब्जर्वर में कुछ भी लिख जाए, जिसके बारे में बता रहे थे अभी गर्ग साहब। लेकिन सबका भारी हमने 9 फरवरी को सुन ही लिया था संसद भवन में, वही फिर से देखने वाले हैं क्या अमलेंदु जी? देखिए राजीव जी, आप जो चाहते हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। मतलब क्या वो ये कह दे अभी से कि नहीं, अब मोदी जी जो है किसी काम के नहीं रहे और अब जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो जड़ गई है विपक्ष से? तो मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कहेगी, वो कहना भी नहीं चाहिए। और उसमें जब तक चुनाव जाए हार ना जाए पूरे तरीके से, तो तब तक तो जो है वो कहेंगे कि हम हार रहे हैं और हमारी स्थिति खराब है और मोदी जी की क्षमता नहीं बची है। तो ये तो वो नहीं कहेंगे और कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन जानते वो है ये बात। जो आरएसएस जिस बात को कह रहा है राजीव जी, उसको भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, और आरएसएस ने जब उस पर कोई सर्वेक्षण किया है और चिंतन मनन किया है तो उसके बाद उसने कहा है, और जब चीज पब्लिक डोमेन में आ गई है तो अब वो उनकी अंदरूनी कुछ भी राजनीति हो, लेकिन ये बात तो सही है जो आरएसएस ने कही है। मुझे लगता है कि बहुत समय के बाद आरएसएस शायद कुछ सच बोला है सार्वजनिक तौर पे जो सामने आया है। तो अब वो सच बोलते कम है, हालांकि अब वो रणनीति के तहत कम बोलते हैं सच, या उन्हें सच बोलना आता नहीं है, वो अलग का मसला है। लेकिन बहुत समय के बाद जो है वो कुछ सच जो है वो उनका बाहर निकल करके आया है, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो अब चूंकि आरएसएस सांस्कृतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं है, मोदी जी की जगह उसको चुनाव नहीं लड़ना है, तो उसने स्वीकार कर लिया कि मोदी जी का करिश्मा नहीं बचा है। लेकिन मोदी जी राजनीतिक व्यक्ति है, भारत की राजनीतिक पार्टी, उसको चुनाव में जाना है, तो वो अभी इसको स्वीकार नहीं करेंगे जब तक वो पूरी तरीके से हार नहीं जाएंगे। तो ये उनका अपना एक संकट है, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक संकट है। अब वो इत्तेफाक की बात है कि वो राजनीतिक पार्टी के तौर पे पंजीयक है, मतलब उनका पंजीयन है चुनाव आयोग में। अब वो कितनी राजनीतिक पार्टी बची है और कितना जो है वो 2 गुजराती बंधुओं का कारोबार है, अब ये अलग का मसला है। मतलब वो लोगों के बीच में कुछ भी हो सकता है, लोग समझते हो कि अब 2 गुजराती बंधुओं का कारोबार है, सब कुछ ये कुल मिला करके। हम तो हमारे लोग जो राहुल गांधी बार बार बात कहते रहते हैं वो है, लेकिन कुल मिला के है तो एक राजनीतिक पार्टी, तभी उनकी मजबूरी है राजनीति। लेकिन ये बात निश्चित तौर पर सही है कि विपक्ष की एकता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन रही है, और इसीलिए बेचैनी बढ़ती जा रही है। और इसकी काट चूंकि कुछ अभी तक समझ में नहीं आई है, तो इसलिए ये बौखलाहट जो है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो
अब समस्या ये है राजीव जी कि अब वहां लोगों को वफादारी भी साबित करनी है मोदी जी से चलते समय, आखिरी समय में, कि हम आपके आखिरी समय तक वफादार रहे। तो गिनती होनी है, चूंकि अब मोदी जी नहीं है, अगर आएंगे लौट के तो अभी भी नहीं भारतीय जनता पार्टी में लौट के। ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी नहीं आएंगे तो लौट के राजनाथ सिंह आ जाएंगे अगर, तो मोदी जी नहीं आएंगे तो मोदी जी के प्रति वो साबित कर ही दो। अब वो नंदगोपाल नंदी भी वफादारी साबित कर रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हुआ करते थे, जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि इन्होंने अतीक अहमद से 5 करोड़ का चंदा लिया था। अब पता नहीं कि सही है कि नहीं। तो अब हो सकता है कि वो अतीक अहमद का करोड़ का चंदा का भूत जो है वो नंदगोपाल नंदी के ऊपर सवार हो रहा हो, कि वो जांच वाच चल रही है, कहीं उसमें ना आ जाए तो राहुल गांधी को गालियां दो। अब बहुत सी चीजें राजनीति में चला करती है, और व्यापारी जब राजनीति तो उसके पीछे बहुत सी जो इफेक्ट है। तो अभी नंदगोपाल नंदी हो गए कि गिरिराज सिंह हो गए या कौन कौन से सिंह हो गए, ये सब अब बताइए। अब वो कह रहे हैं कि सब वो औरंगजेब की बहुत सी औलादें पैदा हो गई हैं। अब इनसे पूछा जाए कि औरंगजेब की औलादें आई कहां से भाई, औरंगजेब की रिश्तेदारियां कहां है। अब वो फिर लंबी बात हो जाएगी, लंबी बहस हो जाएगी, तो उसमें जाना नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये सब चीजें की जा रही हैं, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि किसी भी तरीके से सांप्रदायिक विभाजन को मजबूत किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा और कोई राजीव जी चीज है भी नहीं। आप बताइए वो किस चीज को लेकर के चुनाव में जाएंगे। अगर इसको सांप्रदायिक विभाजन नहीं करते हैं तो क्या ये करके जाएंगे कि हमने हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए, किसानों की आय दुगनी होगी 2022 में, बुलेट ट्रेन दौड़ने लगी दिल्ली से लेके कलकत्ता के बीच में, दिल्ली से लेके मुंबई के बीच में, 100 स्मार्ट सिटी बन गए। क्या इसको लेकर के जाएंगे अब चुनाव में? काला धन आ गया विदेश से लौट करके, 15 लाख आ गए सबके खाते में। तो इसके लिए तो नहीं जा सकते ना। अब दूसरा चुनाव, जब आप 2 चुनाव जीत चुके हैं और तीसरे चुनाव में अगर आप जा रहे हैं तो अब जनता इस पर सवाल पूछेगी। तो जब इसके जवाब नहीं है आपके पास कुछ देने के लिए, तो आपको राहुल गांधी को गालियां देनी है, पंडित नेहरू को गालियां देनी है, गोडसे को सब कुछ बताना है। अब देखिए अमित शाह जी जो है मोदी जी को ही जो है वो उल्टा सीधा कहने लग गए। अमित शाह जी कह रहे हैं कि विदेश में जाकर के किसी भी पार्टी के नेता को जो है वो देश की बुराई नहीं करनी चाहिए। अब ये तो मोदी जी करते हैं। तो अब वो राहुल गांधी का नाम भले लेने वाले कि वो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए कि आप जाए जब अमेरिका तो अब वहां जाकर के देश की बुराई मत कीजिएगा, पिछली सरकार को गाली मत दीजिएगा। तो इस तरह की चीजें हो सकता है, क्योंकि अमित शाह जी समझदार व्यक्ति हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी व्यक्ति को एक को अकेले को समझदार मानता हूं तो अमित शाह को ही समझदार मानता हूं, कि वही एक समझदार व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी में। अब मोदी जी के बारे में तो मुझे जानकारी है नहीं कि वो कैसे है कैसे नहीं है, क्योंकि मुलाकात कभी नहीं हुई है। लेकिन अमित शाह जी से भी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो उनकी बातें सुनता रहता हूँ मुझे लगता है कि वो थोड़े समझदार व्यक्ति है बाद में अकेले। तो इस तरह की बातें सब कहते रहते, समझाते रहते हैं। तो अब ये मसला है राजीव जी, संकट है भारतीय जनता पार्टी के सामने। वो संकट भारतीय जनता पार्टी ने खुद तैयार किए, ना मैंने तैयार किए, ना आपने तैयार किए, ना कांग्रेस ने तैयार किए। भाई जिन वायदों के साथ आप सत्ता में आए थे, अगर आपने उनको पूरा किया होता, कांग्रेस अगर कर्नाटक में सत्ता में आई हो, राहुल गांधी में वायदा करके आए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट 5 गारंटियां लागू हो जाएंगी, वो उन्होंने लागू कर दी। अब 12 जून को से कंडक्टर बनकर के महिलाओं को टिकट बांटेंगे। यही काम अगर मोदी जी सरकार ने किया होता, सबके खाते में 15-15 लाख आ गए होते, स्मृति ईरानी जो 13 रुपए किलो की चीनी दिलवानी थी वो आ गई होती, गैस सिलेंडर जो है वो 400 रुपए से 200 रुपए का हो गया होता, तो काहे को जो था राहुल गांधी को गालियां देनी जरूरत नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो चीजें हैं राजीव जी, वो उनका संकट समझने की जरूरत है। मतलब हास करने की या हंसने की कोई जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो समय जो है वो बौखलाहट पे क्यों आ रहे हैं। वो उनकी बौखलाहट जायज। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे लगने लगता है कि उसके हाथ से सत्ता जा रही है या उसका घर छिनने वाला है, लुटियन जोन खाली करना पड़ेगा, और वो ऐसी स्थिति अगर लगने लग जाए कि हमने नया महल तैयार कराया है और उस महल में जो है वो जाने से पहले जो है, प्रवेश करने से पहले कुछ अशुभ संकेत हो गए हैं। अब वो हम सब मानते नहीं है इन सब सारी चीजों को, अशुभ चीजें होती हैं और अशुभ घड़ी होती है, लेकिन वो चीजें हैं लोग मानते हैं जिस तरीके की। तो इस तरीके का होने लगे तो उसकी आप राजनीति बौखलाहट समझ सकते हैं कि किस तरीके की बौखलाहट होती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस समय कर रहे हैं वो इस समय एक खाना जो है उसकी जो मना स्थिति होती है वो वही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है जी, मना स्थिति। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत टंडन जी, अब जल्दी खत्म करते हैं कार्यक्रम को, आप सबके पास जरूर आना चाहता हूं।